देवीपुर गांव में शारदा और अनामिका दोनों सास बहू रहा करती थी। दुख की बात ये थी कि दोनों के पतियों को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया था, जिस वजह से दोनों ही विधवा हो गई थी। पर उन्हें मिट्टी के खिलौने बनाने आते थे, इसीलिए वो ठेले में मिट्टी के खिलौने लेकर गांव-गांव में बेचकर अपनी जीविका चलाती थी। और साथ ही साथ उन पैसों से अनामिका अपनी बेटी श्री का देखभाल भी किया करती थी। एक दिन अनामिका जब खिलौने बेच के अपने घर की तरफ लौट के आ रही थी, दुर्भाग्यक्रम से अनामिका का एक्सीडेंट होता है और वो अपना दोनों पैर खो देती है। अपाहिज होकर अनामिका व्हील चेयर पे आ जाती है। उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है। ना उनकी जीने की परिस्थिति होती है और ना ही मरने की परिस्थिति। सासू माँ शारदा जो खिलौने बना के बेचा करती थी, उन पैसों से बस अनामिका के दवाई हो पाते थे। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। बेटा, आज भी पकाने के लिए घर में कुछ नहीं है और खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज तुम पानी पी के ही रह लो। और कितने दिनों तक पानी पी के रहूंगी दादी? मुझे पानी पीने से भी भूख लगती है, मुझे खाना दो। शारदा कुछ कह नहीं पाती है, बस वो रोने लगती है। अनामिका को देखती है जो कि व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। शारदा को देखकर अनामिका सारी बातें समझ जाती है। फिर अनामिका अपनी बेटी श्री को समझाने की कोशिश करती है। देखो बेटा, घर पे कुछ नहीं है, अभी मैं काम भी तो नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आप काम नहीं कर रही हैं, पर दादी तो काम कर रही है ना। दादी जो खिलौने बना के बेच रही है, वो पैसे मेरे दवाइयों में खत्म हो जा रहे हैं। तुम एक काम करो, जंगल जाके वहाँ से फल तोड़ के खाओ और दादी के लिए भी लेकर आओ। अच्छा ठीक है माँ। श्री जाके पानी पीती है और गांव के बगल वाले जंगल के तरफ चली जाती है। सासू माँ, जो खिलौने बेच के पैसे कमा रही है वो आप श्री पे खर्चा कीजिए, मेरे दवाइयों पे मत कीजिए। अगर मैं तुम्हारी दवाइयों पे करूंगी तो फिर चल पाओगी, काम कर पाओगी, पहले जैसे हो जाओगी। साथ में मिल के खिलौने बेचेंगे और उससे पैसे भी कमाएंगे, फिर हम अच्छा कमा पाएंगे। इसीलिए तो मैं अपनी पोती को भूखे रख रही हूँ और तुम्हारे ऊपर खर्च कर रही हूँ। ये सुन के अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा अनामिका को समझाती है और धैर्य रखने को कहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए, पर अनामिका के पैरों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रही थी। पर शारदा को पूरा भरोसा था कि अनामिका के पैर वापस आ जाएंगे, इसीलिए वो अपनी भूख के साथ भी लड़ाई कर रही थी। एक दिन शारदा अपने हाथों के बनाए हुए खिलौनों को बेचने के लिए चली जाती है और उधर श्री अपने स्कूल के लिए चली जाती है। तभी अनामिका सोचती है कि ये सही वक्त है। बहुत मुश्किलों के साथ अपने चेयर को धकेलते हुए पति और ससुर जी की तस्वीर के सामने जाके पहुंचती है। उन तस्वीरों को प्रणाम करती है और आंखों में आंसू लेकर दुखी होकर कहती है, पापा जी और आप, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सासू माँ के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। जब से एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए हैं, बेचारी सासू माँ अकेले खिलौने बनाया करती है और उन्हें बेच के मेरी और मेरी बेटी का देखभाल करती है। हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए, उसके बावजूद मेरे दोनों पैर चल नहीं रहे हैं। ये अब काम नहीं करेगा कहने पे भी वो मान ही नहीं रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। खुद तो भूखी रहती है और श्री को भी भूखी रखती है ताकि वो मेरी इलाज करा सके। अगर मैं मर जाती हूँ तो सासू माँ जो पैसे कमाती है उनसे वो और मेरी बेटी खुशी खुशी जी सकती है, उन्हें तकलीफ नहीं होगी। ऊपर से आप लोग उन्हें आशीर्वाद देना। ऐसा कहकर रोते रोते वो अपने व्हील चेयर को धकेलते हुए जंगल के तरफ चली जाती है। फिर एक पेड़ के पास जाके वो रुक जाती है। ईश्वर, किसी जंगली जानवर से मेरे ऊपर आक्रमण करा दीजिए। और अगर ना करवाओ तो? ये सुन के अनामिका बहुत आश्चर्य हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसे आसपास में कोई नहीं दिखता है। उसे लगा कोई देवी उस पर कृपा की है और फिर उससे बातें कर रही है। इस विकलांगता के रूप में मैं सासू माँ पे बोझ बन गई हूँ, कृपया मुझे अपने पास उठा ले। अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें अपने पास बुलाने का। जब सही समय होगा तुम ना भी कहोगी तो मैं अपने पास बुला लूंगी। अनामिका बहुत चिंतित हो जाती है। ईश्वर, बस मेरी वजह से मेरी सासू माँ और मेरी बेटी भूखी है।
वो 2 वक्त ठीक से खा नहीं रहे हैं। मेरी सासू माँ मेरे प्यार में मानो कि पागल हो गई है। उनका सपना है कि मेरे पैर लौट आएंगे, इसलिए वो दिन रात नहीं देख के सिर्फ खिलौने बनाती है और उन पैसों से बस मेरा इलाज कराती है। वो डॉक्टर पैसे लेके अपने घर में एक और तालाब बना लिया। ये पैर क्या हिलेंगे, इनमें जान ही नहीं है। अगर ऐसा है तो बताइए क्यों ना जान दे दूं। ऐसा कह के वो चारों तरफ देखने लगती है। उसे देखकर पेड़ कहती है, यहाँ वहाँ देखकर कोई फायदा नहीं, तुम मुझे देख नहीं सकती। जहाँ खड़ी हो वही एक पेड़ है, वहाँ देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुमसे कौन बातें कर रहा है। उसकी बातें सुन के अनामिका जहाँ व्हील चेयर पे बैठी थी वहीं पे देखती है कि सामने एक पेड़ है। वो देखती है कि उस पेड़ का मुंह है और वो बातें भी कर रही है। देखो बेटा, जिंदगी बहुत कीमती है, तुम अपने हाथों से उसे बिगाड़ नहीं सकती। हमारे पास उसे लेने का कोई हक नहीं। जब तक जीना है तब तक जीना ही पड़ेगा। मिट्टी के खिलौने बना के मैं और सासू माँ बेचा करते हैं। विनायक चतुर्थी के समय हमने गणेश जी की मूर्तियाँ बेची। दुर्गा पूजा के समय हमने दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बना के बहुत बेचा। अब दिवाली आ रही है, सभी लोग घर में त्योहार मनाएंगे। सभी लोगों को माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ चाहिए, लेकिन आप बताइए, आप बना के देंगी? अगर तुम्हें ये चाहिए, फिर जो 3 घड़े रखे हुए हैं, इन 3 घड़ों में पानी ले आकर मेरी प्यास बुझाओ, फिर जो मूर्ति चाहोगी मैं दूंगी। पेड़ की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत कष्ट करते हुए अपने व्हील चेयर को मुश्किलों के साथ धकेलते हुए वो 3 घड़े लेकर वो तालाब के पास जाती है और पानी लाके पेड़ में डालती है। उधर मिट्टी के खिलौने बेच रही शारदा को एक किसान आके बताता है कि अनामिका जंगल के रास्ते में गई है। शारदा आंखों में आंसू लेके भागते हुए जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँच के अनामिका उसे कहीं नहीं मिलती है। वो अनामिका चिल्लाती है। अनामिका भी जवाब में चिल्लाती है तो उसके पास वो पहुँचती है। वो पेड़ माँ लक्ष्मी की ढेर सारी प्रतिमाएं देती है। ये देखकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। वो मायावी पेड़ को धन्यवाद कहती है। माँ जी, अब जल्दी से जाके ठेला गाड़ी ले आइए। मैं वो भी तुम्हें दूंगी। ऐसा कहने के बाद उस पेड़ के अंदर से एक ठेला गाड़ी भी निकल आता है। फिर माँ लक्ष्मी की सारी मूर्तियाँ सास बहू उस ठेले में रख देती है। अपनी किस्मत की वजह से तुमने इन माँ लक्ष्मी देवियों की मूर्तियों को पाया है। अब अपनी किस्मत से जो करना है इनके साथ करो, पर कोशिश करो कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पे बस जाए। ठीक है वृक्ष माता, आपने जिस तरह से सिखाया है ये सारी बातें मैं अपने दिलो दिमाग में रखूंगी। मन में विश्वास के साथ वो ठेला लेकर अपने घर लौट आते हैं। फिर वो लक्ष्मी की सारी प्रतिमाएं बेचती हैं और उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाती हैं और कृपा से अनामिका के दोनों पैर भी लौट आते हैं। तब से वो एक साथ खुशी खुशी जीने लगते हैं। खेत जोत के तैयार करने के बाद जब उन्होंने फसल रोपने का फैसला लिया, तभी सास बहू शारदा और अनामिका एक दूसरे का बाल पकड़ के खेत के पास खड़े होकर खींचाखींची करने लगती है। उधर बाप और बेटा खेत के दूसरे तरफ थे और अपनी जान पहचान के लोगों से सलाह मशवरा ले रहे थे। इधर बाल खींचाखींची के दौरान अनामिका सोचने लगी और उसे टमाटर का फसल याद आता है। अचानक से वो सासू माँ के बाल छोड़ देती है। सासू माँ, कौन सा फसल लगाने से मुनाफा होगा अब मुझे याद आ गया है। कौन सी फसल, जरा मैं भी सुनूं। इतना कह के अनामिका के बाल भी शारदा ने तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने बाप बेटे को बुलाने के लिए फोन लगाया। बाप बेटा तुरंत उनके पास पहुंच गए। अनामिका, अब तुम बताओ कौन सी फसल लगाने से हमें ज्यादा मुनाफा होगा। टमाटर की फसल माँ जी। अनामिका के इतना कहते ही सभी अलग अलग चेहरा बना के उसे देखने लगते हैं। ये देखकर अनामिका फिर पूछती है, जब मैंने टमाटर की फसल कही तो सबने ऐसा क्यों चेहरा बना लिया, मानो कि मैंने ठंड से मरने की बात कह दी हो। पता नहीं मौत की खबर है या कुछ और खबर है, पर जो भी कहा वो बहुत बुरी खबर है। कौन सी बात माँ जी? क्या तुम्हें पता है टमाटर की कीमत क्या है? बाजार में 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, वही तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अभी हम फसल काट के तो उसे नहीं बेच रहे ना पिताजी। अभी हम फसल लगा रहे हैं। फसल पक के हाथ में आने में समय लगेगा। तब तक पुराने टमाटर जाकर नए टमाटर आएंगे और दाम भी बढ़ जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बात आप लोग सोचते क्यों नहीं है?
ये सब तो नहीं सोचते हैं बेटा, बस हम मुनाफा ही सोचते हैं। अगर तुम हमें अच्छी आमदनी नहीं दिखा पा रही हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी पूजा की शक्ति क्या होती है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है अनामिका, ये अस्त्र शस्त्रों का पूजा होता है। ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा आपको। पर अच्छा मुनाफा अगर पाना चाहते हैं तो मैं जैसा जैसा कहूंगी वैसा वैसा करना होगा, याद रखिएगा। अनामिका की इस बात पर सभी हाँ कह के मंजूरी जताते हैं। आखिरकार वो टमाटर की खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर टमाटर की खेती पकने वाली होती है। ये देखकर सास बहू बाप बेटा सभी बहुत खुश होते हैं। जैसे तैसे जिंदगी काटते हैं और टमाटर पकने का इंतजार करते हैं। दिन निकल रहे थे। उनकी फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। चाहे सास बहू के लिए हो या फिर बाप बेटे के लिए हो, वो टमाटर की खेती नहीं थी, वो पैसों की खेती थी। ये सोचकर वो बहुत उत्साहित थे। तभी फसल काटने का वक्त आ जाता है। शारदा कहने लगती है, अरे बहू, इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, फसल बहुत अच्छी हुई है। बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सासू माँ, बस मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके लिए एक कमरबंद खरीद के दूं। ये सुनने के बाद ससुर जी प्रसाद वहीं पे बेहोश होके खेत में गिर गए। अनामिका और रमेश जोर जोर से हंसने लगे। शारदा का ये देखकर मुंह बन जाता है। तब अनामिका कहने लगती है, सासू माँ, पिताजी को आपकी खूबसूरती के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपके लिए एक कमरबंद जरूर खरीदूंगी। ठीक है बहू, कौन से सुनार की दुकान कब चलना है मुझे बता देना, मैं रेडी रहूंगी। अरे अभी नहीं सासू माँ, पहले इन सारे फसल को अच्छे से बिक जाने दीजिए, फिर हमारे सारे खर्च निकल जाने दीजिए। उसके बाद जो मुनाफा बचेगा उससे मैं आपको एक कमरबंद खरीद दूंगी। जब भी वो ऐसी बातें कर रहे थे तभी प्रसाद को होश लौट आता है और वो उठ के शारदा को देखने लगते हैं। ठीक उसी वक्त भूपति नाम का एक आदमी वहाँ पे आता है और वहाँ आके बताता है कि वो क्यों आया है। देखिए बाबू, व्यापार की बातें, पैसों की बातें सब मेरी बहू जानती है। आप जाके अनामिका से बात कीजिए। उन्हें देखकर अनामिका जाके नमस्ते करती है, पर वो अनामिका का परवाह नहीं करते। देखो, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे टमाटर का फसल खरीदने के लिए। फसल तो अच्छी हुई है, टमाटर भी अच्छी है। मैं 10 रुपए का भाव लगाता हूँ, पैसे लो और फसल गाड़ी में लोड करा दो। कल ही रात में मेरी रघुपति जी से बात हुई है, वो 30 रुपए भाव लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने एडवांस भी कर दिया है, मैंने ले भी लिया। तभी अचानक से अनामिका का सेलफोन बज उठता है। उसमें लिखा हुआ था रघुपति कॉलिंग। ये देखकर भूपति हंसने लगते हैं। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है। अनामिका फोन उठाती है। उधर रघुपति डर डर के कहते हैं, देखो अनामिका, मुझे तुमसे टमाटर बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। मैंने जो एडवांस तुम्हें दे रखा है उसे लौटाने की जरूरत नहीं। मैं रखता हूँ अनामिका। व्यापार के नाम पे इस तरह की चिंदी चोरी तरकीब सब अनामिका समझ जाती है। पहले भी 2 लोग आए थे टमाटर खरीदने, उन दोनों को वो फोन लगाती है। कोई भी आगे बढ़ के आता नहीं है। शारदा भी समझ नहीं पाती है आखिर में हो क्या रहा है। देखो, मेरे अलावा तुम्हारे टमाटर अब कोई नहीं खरीदने वाला। जो भाव लगाया है वो लेके टमाटर गाड़ी में चढ़ाओ। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप बस देखते रहिए, मैं इन टमाटर को अच्छे मुनाफे के साथ कैसे बेचती हूँ। अनामिका इसे चैलेंज की तरह ले लेती है। भूपति हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सारे फसल को खेत में इकट्ठा करके रखते हैं। एक दिन अनामिका बाजार जाती है। उसे पता चलता है कि टमाटर के भाव बहुत कम हो गए हैं। दुखी होकर घर लौटती है। वो बात सास ससुर पति सभी को बताती है। वो भी सुन के दुखी हो जाते हैं। पर अनामिका ज्यादा परेशान ना होकर वो सोचने लगती है। तभी अचानक से उसे एक तरकीब सूझती है। सासू माँ, हमारी फसल, हमारा परिश्रम, हमारा मुनाफा। हम गांव के बीचों बीच बैठ के टमाटर की भज्जी बनाकर बेचेंगे। पिताजी और आपका बेटा वही चीज को गांव में घूम घूम के बेचेंगे। ऐसा करने से हमें मुनाफा अच्छा होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, और इसलिए इस बारे में सोच के ज्यादा परेशान मत होइए। अनामिका इस तरह से कहती है। अनामिका की बातें सुन के सास ससुर और उसके पति उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं। फिर अनामिका गांव के बीच बाजार में बैठ के टमाटर का भज्जी बनाकर बेचना शुरू करती है। रमेश साइकिल में लेकर टमाटर भाजी घूम घूम के बेचने लगता है। प्रसाद ठेले में लेकर रमेश के दूसरे तरफ जाके टमाटर भाजी बेचने लगते हैं।
इस तरह से सास बहू मिलके तरह तरह के टमाटर भाजी बना के बेचने लगती है। अब क्योंकि भज्जी के स्वाद बड़े अच्छे थे तो उनका व्यापार रमारम चलने लगता है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और वादे के मुताबिक अनामिका ने सासू माँ को एक अच्छा सा कमरबंद खरीद दिया।